हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द गैलेक्सिया ग्रुप में। आज की वीडियो जो है फिजिक्स की थर्ड पार्ट होने वाली है। इसके पहले के पार्ट में हम लोगों ने 5 टॉपिक को कवर किया था और आज हम बाकी बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस तरह हमारा फिजिक्स जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे छठे टॉपिक पे, जो है ध्वनि या साउंड। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है आवृत्ति पर। तो ध्वनि का तारत्व या पिच जो होता है निर्भर करता है आवृत्ति पर। अगला क्वेश्चन है, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य परिसर में 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अगला क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं तो ये कैसे उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। जो ध्वनि की चाल होती है उससे भी अधिक चाल से उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं? वह अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करते हैं जो उसका नियंत्रण करती है। यानी कि वो पराध्वनिक जो होते हैं 20,000 हर्ट्ज से जो ज़्यादा वाला ध्वनि होते हैं उनका उपयोग करके उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा क्या है जिसके ऊपर जो है व्यक्ति सुन नहीं सकता है? तो ये है 95 डेसिबल या 95 डेसिबल। इसके ऊपर का जो है ध्वनि जो है आदमी सुन नहीं सकता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, प्राश्रव तरंगे मनुष्य द्वारा क्या होती है? नहीं सुनी जा सकती हैं। प्राश्रव तरंगे नहीं सुनी जा सकती, ये होती हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राश्रव तरंगे को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? तो ये किया था गॉल्टन ने। किसने किया था? गॉल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, शिकार, परबच्चों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन जो है किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण के द्वारा प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या था? नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ जो है वो बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए यह घटती जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है, 100 डेसिबल का शोर स्तर किसके संगत होता है? यानी कि ये कहाँ से उत्पन्न होती है? तो ये है किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल जो है वो 100 डेसिबल के स्तर का होता है। अगला क्वेश्चन है, किस तरंग का प्रयोग रात्रि में दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो ये किया जाता है अवरक्त तरंग का। तो रात्रि में दृष्टि के लिए प्रयोग किया जाता है अवरक्त तरंग का। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति क्या होती है? अनुदैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर हवा, पानी, ग्रेनाइट तथा लोहा में किस माध्यम में जो ध्वनि है वो अधिकतम होगी उसकी गति? तो ये है लोहा में। लोहा में जो है ध्वनि अधिकतम गति होगी। अगला क्वेश्चन है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है किसका? तो ये है अनुनाद का। किसका उदाहरण है? अनुनाद का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी स्थान पर 2 लाउडस्पीकर साथ साथ बजते हैं तो किसी स्थान विशेष पर बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है व्यतिकरण। क्या है? व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन है, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 30 मीटर। यानी कि जहाँ से ध्वनि निकल रही है और जहाँ से टकरा कर वापस आएगी उन दोनों के बीच की दूरी न्यूनतम 30 मीटर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने का निर्देश दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पैरों से उत्पन्न ध्वनि के अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा रहता है। अगला क्वेश्चन है,
हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं। यह संभव है किसके कारण? तो ये अनुनाद के कारण संभव होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति से होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। और डॉपलर प्रभाव जो है संबंधित है किससे? तो ये ध्वनि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? इसे हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? तो ये परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप ध्वनि के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बहुल परावर्तन पर। स्टेथोस्कोप जिससे हृदय की जो धड़कन है उसको हम लोग माप करते हैं, तो वो किस सिद्धांत पे काम करता है? बहुल परावर्तन पे। अगला है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? तो नौ संचालकों के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। ये एक न्यूमेरिक क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। एक जैव पद्धति जिसमें पराश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं सोनोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती है? यानी कि जो निर्वात होता है, निर्वात में कौन सी तरंग नहीं जा सकती है? तो वह है ध्वनि तरंग। फिर यहाँ पे एक दिया हुआ वेग दिया हुआ कम सा, वायु का VA है, जल का VW है और इस्पात का VS है। तो इन तीनों में क्रमशः जो है ध्वनि का वेग कैसा होता है? तो सबसे ज़्यादा होता है इस्पात में, उसके बाद होता है वायु में, फिर होता है जल में। एक सेकेंड, उसके बाद जल में होता है, फिर लास्ट में वायु में होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि नहीं गुजर सकती है, तो कहाँ से? निर्वात से नहीं गुजर सकती है। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा ऋजु रेखन के लिए प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग सोनार कहते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? तो ये होता है धातु में। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। अगला क्वेश्चन है, किस स्तर से अधिक की ध्वनि जो है हानिकारक ध्वनि प्रदूषण कहलाती है? तो ये है 80 डेसिबल से जो है अधिक ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक टीवी सेट को चलाने के लिए किस निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो टीवी का जो रिमोट होता है उसमें कौन सी तरंग का प्रयोग होता है? तो वो होता है रेडियो तरंग का प्रयोग होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, टेलीविज़न ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार के वैद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है आवर्तक तरंगों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दिया हुआ है 2 और हमको बताना है कि उसका जो सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखिए पहला कथन है, अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े ध्वनियों भवनों में प्रतीत होता है। फिर है, कारण दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। तो ये सही है। पहला भी कथन जो है बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होता है, ये सही है। और दूसरा जो है वो दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त यानी कि परावर्तन होता है, ये भी सही है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, पराध्वनिक विमान कौन सी प्रघातित तरंगें उत्पन्न करती हैं? तो ये करती हैं पराश्रव तरंगें उत्पन्न करती हैं।
अगला क्वेश्चन है इको साउंडिंग प्रयोग होता है किसमें? समुद्र की गहराई मापने में। इको साउंडिंग प्रयोग होता है समुद्र की गहराई मापने में। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है और ध्वनि को संचरण के लिए कोई माध्यम होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखते हैं, क्यों? क्योंकि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में इंगित होगी, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसमें? ध्वनि की तीव्रता नापने में। अगला क्वेश्चन है ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसमें? तो ये मापा जाता है डेसिबल में। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वो 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। यानी कि दाब बढ़ने से ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टील, वायु, निर्वात तथा जल, इन सब में ध्वनि की चाल किसमें जो है सबसे तेज होती है? तो ये होती है स्टील में। अगला क्वेश्चन है बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है, इसका कारण क्या होता है? जैसे कि पहले जो है बिजली की चमक दिखाई देती है, उसके बाद बादल का गरजना सुनाई देता है। तो ये होता है क्यों? क्योंकि प्रकाश की चाल जो है ध्वनि की चाल से बहुत अधिक होती है, इसीलिए हम लोग बिजली की चमक जो है पहले दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो ये होता है 332 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 330 दिया है, ये भी सही है, लगभग पूछ रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन है ध्वनि के वेग का मान सबसे कम होता है किसमें? सबसे कम होता है गैसों में। ध्वनि का वेग जो है सबसे कम होता है गैसों में, सबसे अधिक होता है ठोस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा ध्वनि जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया और अगला टॉपिक है हमारा आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जिस तत्व में दो प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो होगी 4। द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग ही द्रव्यमान संख्या होता है। तो 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 और 2 4, द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 4। अगला क्वेश्चन है नाभिक का आकार कितना होता है? तो ये होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर। अगला क्वेश्चन है पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये किया था एंडरसन ने। पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? एंडरसन ने। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 1। हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? 1। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो ये किया था थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है? तो होती है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है और द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सूर्य की ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। किसमें जो है ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है, अल्फा कण में धनात्मक होता है और गामा में न्यूट्रल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया से नियंत्रित होती है जबकि परमाणु बम अनियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं
इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो ये होता है हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। हीलियम का परमाणु ये द्रव्यमान संख्या क्या होता है? 2 होता है। इसका परमाणु संख्या भी 2 होता है। एक सेकेंड, हीलियम का जो है परमाणु संख्या 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं विकिरण चिकित्सा में, क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा रेज को, गामा किरण को उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ चक्कर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किया था चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है, लेज़र बीम कैसी होती है? तो ये होती है अपसारी बीम। लेज़र बीम जो होती है अपसारी बीम होती है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक होती है क्या कहलाती है? लेज़र कहलाती है। तो प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक होती है कहलाती है लेज़र। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कहाँ रहते हैं? नाभिक के भीतर। इलेक्ट्रॉन वहन करता है, तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? 1 यूनिट ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन में 1 यूनिट ऋण आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणुओं में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणु में क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न होता है किंतु परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान होता है। यानी कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें परमाणु की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। यही चीज़ अभी बताए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे 2 तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें समभारिक कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। समभारिक में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है लेकिन जो न्यूट्रॉन है उनकी संख्या समान होती है, यानी कि द्रव्यमान संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु द्रव्यमान जो है भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। परमाणु संख्या समान समस्थानिक, द्रव्यमान संख्या समान समभारिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, नाभिकीय संलयन का ताप नाभिकीय अभिक्रिया में क्यों कहते हैं? एक सेकंड, नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन में काफ़ी ऊष्मा जो है पैदा होती है, इस कारण से ताप नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है? तो ये होता है जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने में। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो ये भारी पानी का तालाब होता है। परमाणु रिएक्टर क्या होता है? भारी पानी का तालाब होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु निर्धारण जो है किस विधि से होती है? तो ये होती है यूरेनियम विधि से। पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि से होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में होता है। क्यूरी किसकी इकाई होती है? तो ये होती है रेडियोधर्मिता की। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो ये होते हैं नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, डायोड वह प्रयुक्ति होती है जो धारा को क्या करती है? एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। तो डायोड एक उपकरण है जो धारा को एक ही दिशा में प्रवाहित होने देती है। अगला क्वेश्चन है, डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो ये एक ही दिशा में बहती है।
सिलिकॉन क्या है? एक सेमी कंडक्टर है, यानी कि अर्धचालक होता है। ट्रांजिस्टर के समविचरण में किस वस्तु का प्रयोग होता है? तो ट्रांजिस्टर में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप जो है वो किसका बना होता है? तो ये सिलिकॉन का बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर किया था? तो ये क्या था? यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर किया था। अगला क्वेश्चन है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो वर्ण विक्षेपित विकिरण जो है उत्पादित किया जाता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है वर्ण विक्षेपित विकिरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न तापी इंजनों, जिसे हम लोग क्रायोजेनिक इंजन भी कहते हैं, का अनुप्रयोग कहाँ होता है? तो ये होता है रॉकेट में, इसका अनुप्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो ये होता है यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का जो है कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य यानी कि ध्वनि जो है बाद में सुनाई देती है, क्योंकि ध्वनि की चाल जो है प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का उपयोग होता है? तो ये होता है अति चालकता का उपयोग होता है। तो न्यूनतम तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो अति चालकता का प्रयोग होता है। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। हाइड्रोजन जो है हीलियम में परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ये जर्मेनियम। तो कौन सी धातु जो है अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो ये जर्मेनियम। अगला क्वेश्चन है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए किसका टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई में प्रयोग होता है? तो ये होता है सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। जो टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई में प्रयोग होता है सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग होता है। अब अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत जो है वो क्या होता है? तो ये होता है सौर सेल। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? सौर सेल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में क्या होती है? श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा नियंत्रित होती है। नाभिकीय रिएक्टर में क्या होती है? श्रृंखला अभिक्रिया द्वारा नियंत्रित होती है, जबकि परमाणु बम क्या होता है? अनियंत्रित अभिक्रिया द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है? तो भारत में जो है नाभिकीय ईंधन कौन सा मौजूद है? थोरियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कल्पक्कम प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सी शीतलक का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है द्रवित सोडियम का प्रयोग होता है। किसका? द्रवित सोडियम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या होती है? वक्राकार होती है, इस कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेलीविज़न सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता है, इसका कारण क्या होता है? पृथ्वी की वक्रता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
रडार का उपयोग किस लिए करते हैं? ये करते हैं जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। लेज़र बीम का उपयोग कहाँ होता है? तो गुर्दे की चिकित्सा में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, लेजर अथवा किसी सशक्त प्रकाश स्रोत से निकलने वाली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने का जो संबंधित समृद्धि है वो क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग होलोग्राफी कहते हैं। त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने को हम लोग क्या कहते हैं? होलोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर किरण होती है केवल एक रंग की। लेजर किरण होती है केवल एक रंग की। अगला क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है उसे कहते हैं समस्थानिक। प्रोटॉन की संख्या समान समस्थानिक, न्यूट्रॉन की संख्या समान समभारिक। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन। एक भारी नाभिक टूटकर दो हल्का नाभिक बनाए तो विखंडन, और दो हल्का नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करे तो वो संलयन। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो फर्मी ने बनाया था। सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था फर्मी ने। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर। सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु किसके द्वारा की जाती है? तो KAR विधि से मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में होता है? तो ये मंदक के रूप में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग होता है मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष होता है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत होता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। एक प्रकाश विद्युत सेल परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन है, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम जो है एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक होता है और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में होता है? तो एक्स किरणों का उत्पन्न करने में प्रयोग होता है। कुलिज नलिका का प्रयोग होता है एक्स किरणों को उत्पन्न करने में। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें जो है किसको पार नहीं कर सकती? अस्थि या हड्डियों को पार नहीं कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, अति चालकता जो है किस तापमान पर अत्यधिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत होती है? तो ये सामान्य तापमान पर। अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? तो ये सामान्य तापमान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो एक कैथोड और एनोड के बीच जो है विभवांतर को बढ़ाकर उसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, पहले तापायनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो J.A. फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो है आधुनिक भौतिकी कंप्लीट हुआ और आज का लास्ट टॉपिक है हमारा विविध। देखते हैं विविध से जो भी क्वेश्चन है उनको हम लोग देखते चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में कितना होता है? तो ये होता है 0.51 MeV होता है।
अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? तो एक माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻³ मीटर के। एक माइक्रोमीटर 10⁻³ मीटर के बराबर होता है। डायनेमो में ऊर्जा परावर्तित होती है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तित होती है यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन? बैटरी। रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। अगला क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? 159 लीटर के बराबर होता है। 159 लीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वैज्ञानिक अपने बेटों के साथ नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? कौन था? विलियम हेनरी ब्रैग। विलियम हेनरी ब्रैग। अगला क्वेश्चन है, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? तो ये लगभग होगी 183 × 10⁻7 नैनोमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक नैनोमीटर 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो ये होता है 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। एक किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁹ जूल के बराबर होता है। एक मेगावाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10⁹ जूल के बराबर होता है। एक जूल किसके बराबर होता है? 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। एक जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। एक नैनो सेकंड में कितना होता है? तो ये होता है 10⁻⁹ सेकंड होता है। एक नैनो सेकंड में होता है 10⁻⁹ सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? तो ये होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट। एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किया था। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर अलान एम ट्यूरिंग ने किया था। थर्मोस्टेट का प्रयोग क्या है? तापमान को स्थिर रखना। थर्मोस्टेट का प्रयोग होता है तापमान को स्थिर रखने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? तो यह है डिक्टाफोन। कौन है? डिक्टाफोन। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति होती है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। कृष्ण छिद्र जिसे हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, सिद्धांत जो है कौन दिया था? तो ये दिए थे एस चंद्रशेखर ने दिया था। तो ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया? एस चंद्रशेखर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। एक खगोलीय इकाई किसके बराबर होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर होती है। एक खगोलीय इकाई बराबर होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है?
तो ये 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। तो 1 किलोग्राम किसके बराबर है? 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष किसके सर्वाधिक समीप है? तो 10⁻⁻15 मीटर के समीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्लांक नियतांक, जिसे हम लोग प्लांक कांस्टेंट कहते हैं, का मान कितना होता है? तो ये होता है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड के बराबर होता है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में विश्व की सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये हैं वेलेंटीना तेरेस्कोवा। विश्व में सबसे पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है किसमें? तो ये कहता है खदानों के वेधन में। वाटर जेट तकनीक का प्रयोग होता है खदानों के वेधन में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 कॉलम दिया हुआ है, इसका मिलान करना है हमको, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अब शुष्क बर्फ ये किसको कहते हैं? एक सेकेंड। तो ये कहते हैं हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। और देखिए कोबाल्ट 60, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? कैंसर के उपचार में। कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं कैंसर के उपचार में करते हैं। एक सेकेंड। और यहाँ पर जो है क्रायोनिक्स, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों के जन्म में करते हैं। क्रायोनिक्स का प्रयोग करते हैं पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों के जन्म में करते हैं। और जीन थेरेपी का प्रयोग करते हैं हम लोग रक्त रोगों के उपचार में। जीन थेरेपी का प्रयोग रक्त रोगों के उपचार में करते हैं। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 फैदम किसके बराबर होता है? 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 फैदम 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। और 1 मील क्या होता है? 1.61 किलोमीटर। 1 मील 1.61 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो ये होते हैं 159 लीटर के बराबर होता है। 1 बार किसके बराबर होता है? 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई कौन सी है? तो यह है प्रकाश वर्ष। तारों के बीच की दूरी मापते हैं प्रकाश वर्ष के द्वारा। टेकियॉन से तात्पर्य है, तो ये प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं। टेकियॉन क्या होता है? प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय जो है किसने किया था? तो ये आइंस्टीन ने किया था। चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था आइंस्टीन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एक्टियोमीटर। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं एक्टियोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो ये मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। किससे मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप से। रडार उपयोग में आता है, तो ये रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में। तो रडार का उपयोग होता है
रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया? तो एस चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त होती है? तो ये प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए प्रयोग होती है। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है? तो उच्च तापमान के मापन में पायरोमीटर का प्रयोग होता है उच्च तापमान को मापने में। कूलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने में होता है? तो एक्स किरणों को उत्पन्न करने में होता है। कूलिज नलिका का प्रयोग एक्स किरणों को उत्पन्न करने में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था ओ राइट एवं डब्ल्यू राइट बंधुओं ने किया था। अगला क्वेश्चन है। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? मोनाजाइट। थोरियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? मोनाजाइट। रेडियम का आविष्कार किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। रेडियम का आविष्कार किसने किया? मैडम क्यूरी ने 1898 में। CFL का पूरा रूप क्या होता है? तो ये होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। CFL का पूरा रूप क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए किस समस्थानी का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम का प्रयोग करते हैं। तो शरीर में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए किसके समस्थानी का प्रयोग करते हैं? तो सोडियम के समस्थानी का प्रयोग करते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो सक्रियता की। क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो सक्रियता की। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो यह है तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है। सौर सेलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या होता है? तो ये प्रदूषण मुक्त अक्षय ऊर्जा का स्रोत होते हैं। तो सौर सेलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? तो ये प्रदूषण मुक्त अक्षय ऊर्जा का स्रोत होते हैं। अब यहाँ पे विभिन्न यंत्र दिया हुआ है और उसका उपयोग हम लोग कहाँ में करते हैं वो दिया हुआ है। तो चलिए इसको एक नज़र में देख लेते हैं। अब देखिए, पहला है हमारा सापेक्षिक आर्द्रता। तो इसको मापते हैं हम लोग हाइग्रोमीटर से। सापेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। अब मैनोमीटर है, तो मैनोमीटर से क्या करते हैं? गैसों का दाब मापते हैं। मैनोमीटर से गैसों का दाब। दूध की शुद्धता ये मापते हैं हम लोग लैक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से। ऊंचाई नापने में हम लोग अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। ऊंचाई नापने में अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। भूकंप तो ये मापते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ से। भूकंप सिस्मोग्राफ से। अगला क्वेश्चन है। वर्षा की अम्लता तो ये हम लोग मापते हैं pH मीटर से। वर्षा की अम्लता pH मीटर से। वायु की गति मापते हैं एनीमोमीटर से। किससे? एनीमोमीटर से। विद्युत गति ये मापते हैं हम लोग अमीटर से। विद्युत गति अमीटर से। दाबांतर ये मापते हैं हम लोग पायरोमीटर से। दाबांतर मापते हैं पायरोमीटर से। और घूर्णन की गति मापते हैं हम लोग टेकोमीटर से। घूर्णन की गति टेकोमीटर से। और ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से। ध्वनि की तीव्रता ऑडियोमीटर से। फिर है हमारा समुद्र की गहराई ये मापते हैं हम लोग फैदोमीटर से। समुद्र की गहराई फैदोमीटर से। और परम ताप मापते हैं हम लोग केल्विन स्केल से। परम ताप केल्विन स्केल से। और दाब हम लोग मापते हैं मिलीबार स्केल से। दाब मापते हैं मिलीबार स्केल से। तो यहाँ पे हम लोग फिजिक्स का पूरा टॉपिक ख़त्म हो गया है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के पूरे जो है कवर करेंगे। सो आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।